स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, पर अब ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि लगातार अपडेट रहे चैनल पे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है जी, नीट के क्वेश्चंस के लिए, बोर्ड्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही, और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप देंगे केमिस्ट्री के, वहाँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, CUET का एग्ज़ाम। तो आज उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात हो गई तो भैया क्यों क्लासिफाई हो रहा है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही हो रहा है ना कि भाई एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा। तो जो नीड टू क्लासीफाई, पहला क्वेश्चन यही हो रहा है भाई क्लासिफिकेशन का एलिमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सन 1800 में, जैसे यहाँ डाटा लिखा हुआ कि सन 1800 में कितने एलिमेंट खोजे गए थे, 35 एलिमेंट्स लगभग। 1865 तक 63 एलिमेंट्स खोजे गए थे, और अभी तक ये टिल नाउ मतलब 118, और रिसर्च चल ही रहा है, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट खोजे गए थे भाई। जब इतने सारे एलिमेंट हैं तो क्या अब एक एक के बारे में अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, जैसे कार्बन को ही ले लो, कार्बन में कितना वैरायटी है, ये ऐसे कितनी सारे एलिमेंट्स हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना इंडिविजुअली कितना टफ टास्क है। तो सबका साइंटिस्ट जब जितने भी लोग आते हैं उनका दिमाग है भाई इसको क्या ग्रुप में करके पढ़ा जा सकता है, क्या क्लासिफाई करके पढ़ा जा सकता है क्या। यहाँ से शुरुआत हुई क्या, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का क्या आता है, सोल्यूशन। तो अब वो सोल्यूशन खोजा गया धीरे धीरे क्लासिफिकेशन अलग अलग जो है साइंटिस्ट मिल करके, केमिस्ट मिल करके इसके ऊपर लगे। तो यहाँ देखिए नीचे जैसा कि लिखा हुआ है कि डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स एंड इट्स कंपाउंड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि सारे को पढ़ना एक साथ क्या था, काफ़ी मुश्किल था उसको अलग अलग करना। तो सेवरल पीपुल हैव ट्राइड टू क्लासिफाई एलिमेंट इनटू ग्रुप्स व्हिच रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियाडिक टेबल। कई लोग इसको ट्राई किए, क्लासिफाई किए, अलग अलग ग्रुप्स में बनाने की कोशिश किए, जो कि धीरे धीरे एक पीरियाडिक क्लासिफिकेशन या पीरियाडिक टेबल का रूप लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भैया, और जो लोग मेहनत किए हुए हैं उनकी थोड़ा अप्रिसिएशन करते हैं कि क्या काम किया। देखिए जो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे फर्स्ट चीज़ आती है, वो ये आती है थ्योरी जो स्टार्ट हुई। पहली बार जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किए वो तो डोबेराइनर साहब। 1817 में इन्होंने पहली बार अपने कुछ एलिमेंट्स को लिया और उसको ग्रुप वाइज क्लासिफाई किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे सारे जैसे कई सारे एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुपिज्म किया, तीन का ग्रुपिज्म, जिसको ट्रायड्स भी बोला गया। तो वो जो 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुपिज्म किया, तो वहाँ पे क्या था, जैसे 3 एलिमेंट्स का लिया तो पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट्स थे, अभी तक देखो एटॉमिक वेट की बात हो रही है, तो एटॉमिक वेट को क्या किया उन्होंने, लास्ट वाले एटॉमिक वेट दोनों को ऐड करके उसमें उसका एवरेज निकाला। तो जब एवरेज निकाला तो वो मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर दिख रहा था, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7 और पोटेशियम का 39। यहाँ पे ऐड किया 7 + 39/2 23, जो कि हमारा किसका था, सोडियम का। तो ये दिख रहा था। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो उन्होंने क्या किया, 3 का एक ट्रायड्स बनाया जिसकी क्वालिटीज मैच कर रही थी, और उन्होंने बताया कि पहला वो एलिमेंट रहेगा जिसका एटॉमिक मास इतना है, सेकंड एलिमेंट जो है थर्ड एलिमेंट है, तो जो सेकंड वाला एटॉमिक एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले के एवरेज के बराबर होगा। ये कौन बताया था, डोबेराइनर साहब। कौन बताया था, डोबेराइनर साहब, ठीक है। तो पहला बार जो क्लासिफिकेशन था इन्होंने ही किया था ये, ठीक है, क्लियर है सबको, वेरी गुड। चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड की बात हो रही, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स लॉ। ये न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम उन्होंने दिया था, जॉन AR न्यूलैंड इनका पूरा नाम था। 1866 में इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लाइन से क्या किया, धड़ाधड़ रख दिया एलिमेंट्स को। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हीलियम पूछेंगे कहाँ गया भाई, हीलियम उस समय नोबेल गैसेस की खोज नहीं हुई थी तब तक। तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, इन्होंने क्या किया कि 8 के एलिमेंट का एक लाइन बनाया। तो उन्होंने जब देखा, जैसे आप पढ़ते हैं ना म्यूजिक में, सा रे गा मा पा दा नी सा,
तो फिर से नी के बाद क्या आ गया? सा। तो सा से देखोगे, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर पे फिर से क्या जा रहा है? सेम चीज, सा। वैसे ही इन्होंने ये बताया उसी को कोरिलेट करके कि भैया हाइड्रोजन से मतलब शुरू करें, अगर 8 का एक ग्रुप बनाएंगे उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा कि उसमें जो पहला वाला क्वालिटी रहेगा, पहला वाला एलिमेंट है, वो अपने से 8वें वाले एलिमेंट की उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, पहले से 8वां वाला का मैच करेगा क्या? प्रॉपर्टीज। तो ये इन्होंने उसको कोरिलेट किया, भैया इन्होंने भी कुछ उसमें डेवलपमेंट दिखाया। अभी भी क्या चल रहा है? एटॉमिक वेट ही चल रहा है, सब लोग एटॉमिक वेट के आधार पे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक काफ़ी जो है ये समझ लो एक्सपेरिमेंट जो है हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल के लिए काफ़ी कामगार साबित हुई, वो थी मेंडलीव साहब की पीरियोडिक लॉ। उन्होंने क्या कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल एक तैयार किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको क्या किया? अरेंज किया। देखो यहाँ लिखा हुआ मेंडलीव अरेंज 63 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल विच हैड 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया 63 एलिमेंट जो कि उस समय तक खोजे जा चुके थे, उनको एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। और अरेंज किया तो उसमें क्या देखा कि 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे देखो इन्होंने मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जैसा कि चर्चा हम लोग किए थे कि उस समय तक क्या था कि 60 कुछ एलिमेंट जो भी खींचे गए थे उन्होंने 63 एलिमेंट का एक पीरियोडिक टेबल बनाया। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देखो उनका क्या हुआ? बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा था। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी चीज इसमें पढ़ना भाई, अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उससे हम नया एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्लासिफिकेशन की उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा, तब उसको आगे चल करके किया। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल वाज नॉट इनकरेक्टली डिफाइंड, मतलब पोजीशन जो हाइड्रोजन की पोजीशन था उसके बारे में काफ़ी कंट्राडिक्शंस थे उसमें कि कहाँ यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ले सकता है कि दे सकता है, इधर मेटल की तरफ रहेगा नॉन में, तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे उसमें। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वाज नॉट फॉलोड इन सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स। कई सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे जिसमें ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था एटॉमिक मास का वो फॉलो नहीं हो रहा था। ये सारे प्रॉब्लम देखें। सम सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी वो दूर दूर थे, और कुछ की जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं मैच कर रही वो पास पास थी। ये भी प्रॉब्लम देखा गया। एक और प्रॉब्लम जिसमें मैच नहीं किया गया, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप लोग पढ़े होंगे ना, 1H1, 1H2 एंड 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब इनके क्या है? एटॉमिक मासेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो भाई जब इनके एटॉमिक मासेस बढ़ रहे हैं तो मास के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, तो इनको अलग अलग इनके आइसोटोप्स को भी रखिए। प्रॉब्लम दिखा ना भाई, आइसोटोप्स को भी रखिए। तो जब आप मास के हिसाब से रख रहे हैं तो इनको भी तो मास बढ़ रहा है, 1 पे 2 फिर 3 मास बढ़ रहा है, पहले तो तीनों को रखिए पहले पीरियोडिक टेबल में। तो ये सारी समस्याएं उनके पीरियोडिक टेबल में पाई गई। अब जब पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम पाई गई तो प्रॉब्लम का क्या ढूंढा जाता है? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कौन ढूंढेगा? हेनरी मोजले साहब ने 1913 में नया पीरियोडिक ला दिया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक ला। 1969 उसमें लिखा हुआ था क्या? तो वो शायद 1869 होगा, वो मिस्टेकली लिख दे। तो 1913 में उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक ला दिया। क्या उन्होंने कहा? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो उनकी, अब उन्होंने देखिए सीधा सीधा वो जो एटॉमिक मास का प्रॉब्लम चल रहा था, डोबेराइनर साहब भी लिए, फिर न्यूलैंड साहब, फिर मेंडलीव, उसको उन्होंने चेंज किया और एटॉमिक नंबर करके। अब ये एटॉमिक नंबर उन्होंने किया क्यों? ये भी एक क्वेश्चन उठता है भैया ऐसा क्या दिमाग में उनके आया कि वो एटॉमिक नंबर की तरफ शिफ्ट हुए। तो उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने एक मेटल लिया, ठीक है, हर मेटल जैसे अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट है, उसमें क्या है? उनके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर क्या किया उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से फिर निकला एक्सरे को क्या हुआ? अलग अलग तरीके की फ्रिक्वेंसी मिल रही थी, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मिल रही थी।
क्या मिल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिली। तो भाई प्रोटॉन के नंबर्स चेंज हो गए ना, जैसे जैसे बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन के नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न में फ्रीक्वेंसी उनकी इंक्रीज कर रही है, एक रेगुलर पैटर्न। वही एटॉमिक मास बढ़ा करके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनका जो पैटर्न था वो रेगुलर ना होकर के इरेगुलर तरीके से दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमको हमारी चीज अब लग रहा है मिल गई है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भैया। किसके हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने ये किया। उन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि √μ इक्वल्स टू AZ-B। ये देखिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है आपसे कि मोजले साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस, तो उन्होंने ग्राफ जो बनाया था वो किसके किसके बनाया था, तो हमेशा बनाएगा इस √μ वर्सेस Z एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखेंगे, केवल फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z नहीं, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z इनका ये एक्सपेरिमेंट था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ जो है A जो है AB प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, J एटॉमिक नंबर है, न्यू आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तब उन्होंने अपना काम शुरू किया। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल रूट, जैसे कि पिछले भी चर्चा होता है, हॉरिजॉन्टल रूट्स जो ऐसे रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते हैं, वो सब क्या है, पीरियड्स है, सीधा सीधा, ठीक है, तो पीरियड्स है। और जो वर्टिकल है ऐसे, उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। द ग्रुप्स आर नंबर्ड 1 to 18, 18 फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेके 18th ग्रुप एंड टोटल पीरियड्स और 7 पीरियड्स है और 18th ग्रुप्स है। एलिमेंट्स इन देयर atoms with similar electronic configuration are arranged in similar group as a result element of similar chemical properties। भाई जिनकी जैसे पहले वाले में NS1 था, दूसरे में NS2 दिखेगा, फिर उसके बाद D वाले आ जाएंगे, फिर यहाँ पे NP1, NP2, NP3, NP5, ठीक है। तो ये सारे क्या थे कि जिनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे उनको सिमिलर ग्रुप में रखा गया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मैच करती हैं। ईच पीरियड्स रिप्रेजेंटिंग अ फिलिंग ऑफ न्यूस है। जैसे भैया यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो क्या हो रहा है, नए नए बढ़ते जा रहे हैं। तो 2s है, फिर ये 3s है, फिर ये 4s है, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल चेंज होते जा रहा है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि एक नया सेल अब भरने वाला है। जैसे पीरियड चेंज हुआ मतलब अब नया सेल भरने वाला है। इन द वर्जन ऑफ पीरियडिक 14 एलिमेंट्स फ्रॉम 6th and 7th पीरियड्स ग्रुप टुगेदर लेंथेनाइड्स। जैसे कि हम लोग देखेंगे पीरियडिक टेबल अभी आगे देखेंगे भी, तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ आपको 2 ग्रुप दिखाई देते हैं जो कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। और क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो एलिमेंट्स होता है वो लेंथेनियम से स्टार्ट होता है और एक्टिनॉइड वाले में एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसका नाम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से लेके पूरा ये आपके पास दिखाई दे रहा है। तो जो ये पहला वाला एलिमेंट्स है, इसका नाम अगर देखिए तो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। कुछ के नाम अलग से स्पेशल केसेस से क्वेश्चन पूछता है। अल्कली मेटल्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब गलत बात है भाई। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये बोरॉन की फैमिली है, ये कार्बन की फैमिली है, इसको चेल्कोजेन फैमिली भी बोलते हैं, चेल्कोजेन फैमिली, इसको नेक्टोजेन फैमिली भी बोलते हैं, ये ऑक्सीजन की फैमिली है, ये हेलोजेंस है, आपको पता ही है मैक्सिमम, ठीक है। इसको आपको क्या बोलते हैं पता ही है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। हम जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, हो सकती है राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो, कोई बात नहीं, अच्छी है, पर मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो सुन तो रहे हैं ना, कोई दिक्कत। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी है, ये कॉपर वाली फैमिली, इसको बोलते हैं, देखो लिख के दिखा देता हूँ, क्वाइनेज। क्वाइनेज ये मेटल्स होते हैं, क्वाइनेज फैमिली है इस तरीके से। और ये लेंथेनाइट सेक्टेनाइट अभी चर्चा हुई ही है, ठीक है। तो ये क्लास ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक ग्रुप के बारे में, एक एक ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, तो वो वहाँ और भी डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ इनटू ब्लॉक्स, अभी चर्चा की एलिमेंट्स का क्लास किया, अब ब्लॉक्स में क्लासिफिकेशन, ये बड़ी चीज है भाई। तो ब्लॉक्स क्या होता है, जैसे अलग अलग ऑर्बिट में आपको दिख रहे थे, अलग अलग एलिमेंट में क्लासिफिकेशन में दिख रहे थे, बाएं साइड में, बीच में कलर कुछ और इधर कलर। तो ये क्या कि कई सारे 4 ब्लॉक्स में आपको डिवाइड कर दिया गया एलिमेंट्स को। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किसको कहेंगे, जिनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी
एस में ऑर्बिटल में जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहें, जो आपकी इच्छा हो कह लीजिए, अगर एस सबसेल में जाएगा तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट, अगर पी सबसेल में गया तो पी का, अगर डी सबसेल में गया तो डी का, और अगर एफ सबसेल में गया तो एफ का। सिंपल। किस बेसिस पे कह रहे हो भाई हमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो एस सबसेल में जा रहा है, इसीलिए तुमको कह रहे हो कि तुम एस ब्लॉक के हो। मानो तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, पी ब्लॉक में, पी सबसेल। इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया किसको? एलिमेंट्स को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट सबसेल एस सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनके एस सबसेल में गए उनको एस ब्लॉक। इसको देखो दो टाइप में डिवाइड किया गया, अभी चर्चा भी किए थे कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये है भैया बड़ा अच्छी चीज, ठीक है। तो अभी तो इसकी चर्चा हुई है, आगे चलते हैं। देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। दे आर ऑल मेटल्स दैट आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब के नेचर, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं सब क्या है? मेटल्स, सारे मेटल्स होते हैं जिनका मेलिएबल होता है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भैया लो होती है, मतलब आसानी से अगर सॉलिड होगा तो पिघलने लगेगा और अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग होने लगा। एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम दे फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग। भैया लिथियम और बेरिलियम को छोड़ करके ये सारे आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। अब लिथियम बेरिलियम क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है। तो फजान्स रूल में पढ़े होंगे कि साइज जो छोटी होती है वहाँ पे क्या होता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लिथियम और बेरिलियम कोवेलेंट नेचर बॉन्ड बनाने लगते हैं, इसकी वजह से ये इनको छोड़ गए। आयनिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, भाई साइज बढ़ रहा है तो आयनिक नेचर बढ़ेगा। और जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे एक चीज और समझ लें, अगर लिथियम, देखो यहाँ से अगर याद करो तो ये बोलते हैं ना हलीना की रब से फरियाद, या फिर हलीना की रुबीना फ्रांस कैसे गई, इस तरीके से कैसे फ्रांस गई, इस तरीके से। और दूसरे वाले को बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। भैया ये याद करने का तरीका है। तब एटॉमिक नंबर तो याद कर लिए, एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा? ये बड़ी समस्या, फंस गई मैटर, ये तो फंस गया मैटर। तो आप उसके लिए क्या करिए, मैजिक नंबर याद कर लीजिए, एक जादुई नंबर को याद करिए। क्या? 2 8 8 18 18 एंड 32 याद कर लें। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें एलिमेंट का, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 18 लिख दो, यहाँ भी 18 लिख दो, यहाँ 32 लिख दो। लिख दिए। पहले का एटॉमिक नंबर हमको चलो याद है, हाइड्रोजन 1, 2 ऐड किए लिथियम का 3, 8 ऐड किए सोडियम का 11, फिर 8 ऐड किए पोटेशियम का 19, 8 ऐड किए रूबीरियम का 18 ऐड किए रूबीरियम का 37, फिर 18 ऐड किए सीजियम का 55 एंड 32 ऐड किए 87। सबका एटॉमिक नंबर याद हो गया। और इतना जल्दी कैसे याद हो जाता है? ऐसे कैसे याद कर सकते हो भाई? तो याद कर सकते हैं, सब कुछ याद हो सकता, ठीक है। बिट बेरिलियम यहाँ पे ये इससे क्रॉस कर गया तो 2 ऐड, अभी सीधे 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। 4 बेरिलियम का 8 ऐड किए, और मैग्नीशियम 8 ऐड किए, 20 कैल्शियम 18 ऐड किए, स्ट्रॉन्सियम का 38 18 ऐड किए, 56 बेरियम का 32 ऐड किए, रेडियम का 88 हो गया। याद हो गया, तैयार हो गया। एटॉमिक नंबर हमको याद हो गया। कैसे याद हुआ? पहले बेटा मांगे कार शूटर बाप राजी कर दिए, नंबर याद हो गया। उसके बाद 2 8 18 18 18 32 कर दिए, हम लोग 36 हो जाएंगे, तुरंत सट दे याद कर लेंगे, हैं। तो इस तरीके से आप तरीका है, ट्रिकिंग है, आप याद कर सकते। अगर आपको नंबर याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक का एलिमेंट्स भी तो वही हाल है भैया। क्या हाल है? पी सबसेल में जाएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, एस सबसेल में जा रहा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट, पी सबसेल में जाएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट। सिंपल। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके सामने कुछ दिखा रहे थे। बोरॉन की फैमिली है, इसको याद करते कैसे? बैगन, आलू, गाजर, एंथैला, ठीक है। ऐसे जो भी आपको जिस तरीके से भी याद कर सके, कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे जो ग्रुप हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ये सारे हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे इसको नोबल गैसेस बोलते हैं। और देखिए इसमें क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मेटल्स भी पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं और नॉन मेटल भी पाए जाते
याद रखिए। तो ये जो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थिल, ये जो इस कलर से दिखाया गया आपको, ये क्या है, मेटल्स है। ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो कलर से है ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। और इधर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स हैं। चलो है तो खुलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, मेटल्स अभी चर्चा हुआ, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स सब इसके एग्जांपल हैं इस ब्लॉक में। एटॉमिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन, भाई अभी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, डिक्रीज करता है, सेल नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अभी चर्चा होगी उसकी एटॉमिक रेडियाई, डोंट वरी। बस याद रखिए कि एटॉमिक रेडियाई जो है इस ब्लॉक से छोटी होती है। दे यूजुअली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, इनका जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे से लेफ्ट से राइट जाते हैं कोवैलेंट नेचर बढ़ता है। देयर ऑक्साइड्स आर नेचुरली एसिडिक इन नेचर, ये भी याद रखेंगे आप कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स के इंक्रीज होती है। चलिए भैया, कहाँ हैं आप, कर्सर साहब आ जाइए, चलिए चेंज करिए स्लाइड को, हो जाए। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फिर वही चीज़ है, डी सब सेल में जाएगा, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, तो ये सारे एलिमेंट्स के क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी सब सेल में जाते हैं, डी सब सेल में जाते हैं, डी सब सेल में जाते हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं कभी कभी, मैंने सुना है बोलते हुए, भैया 3d6 4s2 लिखे तो लास्ट में तो 4s में चला ना, पहले 4s बढ़ता है फिर 3d जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे ना। तो पहले 4s, क्योंकि उनकी एनर्जी गैप बहुत कम होती, तो भैया डी सब सेल में गया तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखे, जो अभी तीनों ट्रांजिशन सीरीज देखे हैं, पहला स्कैंडियन स्विचिंग, सेकेंड वाला जो है ये टर्न टू कैडमियम, फिर थर्ड वाला जो है वो लैंथेनियम, हफेनियस और पारा था। तो ये 3 तरीके के ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनको एक क्वेश्चन होता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, कि डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांजिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करते हैं, मतलब स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो एक ऑर्बिटल से डी के लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से डी के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांजिट करेंगे, तो इस वजह से ट्रांजिट करते हैं, इसी वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यही कारण है कि जो जिंक वाला ग्रुप है, जिंक, कैडमियम और Hg, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज वाई जिंक, एडमियम एंड पारा आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करिए। कर्सर साहब कहाँ हैं आप? चलिए, दे आर मेटल्स विथ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेचर होता है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। जैसे वहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थी, एस ब्लॉक में देखे ही थे। बिकॉज ऑफ फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ मोबाइल। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आप बहुत तेजी से आराम घूमेंगे, भाई सिंपल सी बात है। दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको साइलेंट कर देता हूँ। दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कॉम्प्लेक्सेस का एफ और एफ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये लीगेंड्स होते हैं जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत मात्रा में होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनके बीच में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे FeCN6 टाइप कॉम्प्लेक्स आप देखे होंगे, उसकी भी चर्चा आगे होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर डेरिवेटिव सर्व्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और बिना खुद इन्वॉल्व हुए, मतलब अपने खत्म नहीं होंगे, जैसे थे वैसे ही रिएक्शन के बाद हो जाएंगे, और रिएक्शन रेट को इन्हांस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, आइदर इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और कभी कभी घटा भी सकते हैं, जो पॉइजनस कैटलिस्ट का काम होता है। दे कैन कंबाइन टू फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। दे फॉर्म कलर्ड आयंस एंड कंपाउंड्स। कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उनके फ्री होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करते हैं, जिसके वजह से स्पेक्ट्रा शो करता है, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं, जिसके वजह से वो कलर शो करते हैं। इज दैट क्लियर? सबको सही है, कंफर्म है? प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनके एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उनके ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ है, दे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है काफ़ी हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स में भाई
क्या हुआ, सेल्स बढ़ जाते हैं तो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो भाई इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, हैवी एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दे एग्जिबिट वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यूरेनियम क्या है +6 तक शो कर देता है, नॉर्मली C3+ जो स्टेबल होता है, तो इनके बीच में 2+ भी आ जाता है। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता रहता है, कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयन, यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, स्पेक्ट्रा शो करता है, कलर्ड बनाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मे लाइकली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है पर डी ब्लॉक की तुलना में इजीली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उनको लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन देने में क्या होता है, कठिनाई महसूस होती है, जिसके वजह से ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इजीली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर रेडियो एक्टिविटी ऑफ एक्टिनाइट्स में कई सारे एलिमेंट, जैसे यूरेनियम की ही बात हुई है, तो ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी डिटेल में अभी पढ़ना ही है। तो रेडियो एक्टिविटी एक क्या है, तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो को बड़ा कर देंगे तो लेंदी ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे पढ़ते जाएंगे। अब जो है अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट बस थ्योरीज़ के बारे में पढ़ें, अब जा कर के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और पीरियोडिक ट्रेंड्स जो कि क्वेश्चन धड़ाधड़ को पूछता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट काम जो कई दिन से मैं नहीं करवा पा रहा था, कहाँ गया करसल भाई, आ जाओ। आप क्या करेंगे तब तक के लिए, थैंक यू पहले तो आपको वीडियो देखने के लिए, और जो अभी तक नहीं किए हैं वो उनके लिए ये है कि भाई पहले काम कर लीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इसको कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि दूसरे के पास पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं हैप्पीली वीडियो बनाता। थैंक यू सो मच।